নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, রাহুল গান্ধী দেশের বিরোধী দলনেতা। তিনি যখন প্রত্যেক দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তার সামগ্রিক সরকারকে নিশানা করছেন এবং এই মুহূর্তে বেকায়দায় পড়ছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী তার আর কি করার থাকে, তিনি এই মুহূর্তে কংগ্রেসকে ডিফেম করার জন্য তিনি একটা নতুন নাম দিয়েছেন কংগ্রেসের। একই সময় গতকাল আমরা দেখতে পেয়েছি যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের বিরোধী দলনেতা তারা পাবলিককে অ্যাড্রেস করছেন, কিন্তু দুজনের পাবলিককে যে অ্যাড্রেস করার সম্পূর্ণ পদ্ধতি সেটা কিন্তু ভিন্ন ধরনের। দেশের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের বিভিন্ন সময় নিয়ে যখন আলোচনা করেন তখন অবশ্যই তাকে চলে যেতে হয় নেহেরুর সময়, তাকে চলে যেতে হয় ইন্দিরা গান্ধীর সময়, বিভিন্ন পুরনো কথা টেনে আনতে হয়। এবং এই মুহূর্তে তিনি গতকাল রাজস্থানে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি কংগ্রেসের একটা নাম দেন। সেই নামটা কি? আইএনসি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, সেটাকে তিনি বলেন সেটা এখন এমএমসি হিসেবে পরিচিত, অর্থাৎ মুসলিম লীগ মাওয়িস্ট কংগ্রেস। আমরা সত্যি জানি না এই মুহূর্তে মাওয়িস্ট কথাটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হলো কংগ্রেসের সঙ্গে, মুসলিম লীগ কথাটা কিসের জন্য ব্যবহার করে কংগ্রেসের সঙ্গে, আমরা সত্যি জানি না। কিন্তু অবশ্যই এই মুহূর্তে এই নাম দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, সেই ক্লিপিংটা আপনারা দেখুন। এবং সেটার একদম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছেন দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী পাঞ্জাবে দাঁড়িয়ে। অবশ্যই রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের দূরত্ব তো রয়েছে, কিন্তু এই কথার যে ধার, রাহুল গান্ধীর কথার যে ধার, সেটা যে অবশ্যই দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিজেপির বিভিন্ন নেতাদের কান পর্যন্ত পৌঁছাবে, সেটা ভেবেই বোধহয় রাহুল গান্ধী সম্পূর্ণ দেশের প্রধানমন্ত্রীর যা যা কথা তিনি উত্তর দিয়েছেন, একদম রীতিমতন নির্দিষ্ট করে উত্তরগুলো সাজিয়েছেন। আপনারা দেখুন দেশের প্রধানমন্ত্রী কি বললেন এবং তারপর দেখুন দেশের বিরোধী দলনেতা তার কি বক্তব্য। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी। ये काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है। यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला,
मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाइयों और बहनों, आपको एक बात समझनी है। अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाइयों और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। पिछली सदी तेल की थी। सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास? आपके पास, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो, यह सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। यह देश की पूंजी है। यह 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है। और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाइयों और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया, तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा, भैया
हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बात, हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पंजाब की नींव थी, देश का फाउंडेशन है, उसे उड़ा दिया। और चौथी बात, इससे आप और भी हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदेंगे। ना हम रूस से तेल खरीदेंगे, ना हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप हमें बताओ, अगर आप बोलोगे वेनेजुएला से तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे अमेरिका से तो हम अमेरिका से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे सऊदी अरेबिया से तो हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे।